वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम एनसीईआरटी की उर्दू की बुक्स जो हैं उसकी थियरी पढ़ रहे थे और पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे। अभी हम स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स शामिल है उसकी थियरी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो पूरी बुक जान पहचान हिस्सा अव्वल से लेकर 5 तक पूरी बुक यानी एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की उर्दू की जो बुक है सबकी थियरी जो है वो हम देख रहे हैं और उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जान पहचान हिस्सा अव्वल की पूरी बुक के एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं और स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स ऐड हैं उसकी थियरी हम लोगों ने देख ली है। और 7th क्लास की बुक जो जान पहचान हिस्सा 2 में उसमें जो स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स शामिल हैं उन लोगों उसको पूरा हम लोगों ने देख लिया। अभी हम जान पहचान जो बुक है हिस्सा 2 उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूरी बुक एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं स्टेट की आप तैयारी करें और बीपीएससी की तैयारी करें आप तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर जो है उन सारी वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। जान पहचान हिस्सा 2 एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक है। सबसे पहले क्वेश्चन है नज़्म मेरा हिंदुस्तान वतन किस शायर की लिखी हुई नज़्म है? तो कंवल डिबायू की लिखी हुई नज़्म है। अपना काम खुद करो क्या है? तो ये एक कहानी है। उसके बाद है चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के कितने बच्चे थे? तो चिड़िया के 3 बच्चे थे और अपना काम खुद करो उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गेहूं की फसल किसने काटी थी? किसान और उसके बेटे ने गेहूं की फसल काटी थी। उसके बाद है कुनीन की दवा किस बीमारी में खाई जाती है? तो मलेरिया में कुनीन की दवा खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनीन ये इंग्लिश में है कि गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती हैं? तो सिनकोना, ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं। किसकी? कुनीन की गोलियां जो मलेरिया में जो है बीमारी में वो काम आती है। उसके बाद है सिनकोना सबसे पहले कहाँ मिलता था? आंसर है जुनूबी अमेरिका, फिर स्पेन, इस तरह पूरी दुनिया में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना स्पेन में कैसे पहुंचा? तो वाइसराय के ज़रिए जो है वो पहुंचा था। सिनकोना का पता कैसे चला? तो मलेरिया के मर्ज़ में मुब्तला एक आदमी के ज़रिए, यानी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको बीमारी थी लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या हुआ है। वो गया, उसको प्यास लगी पानी पीने के लिए, तो उस पानी में ऊपर से जो पेड़ है वो टूट के गिरा हुआ था। उसने जब पानी पिया तो वो उसकी तबीयत जो थी वो ठीक हो गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार थियरी ज़रूर देखनी चाहिए, चैप्टर को पढ़ना चाहिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़्म हर इंसान बराबर है किस शायर की लिखी हुई नज़्म है? मुज़फ़्फ़र हनफी की लिखी हुई नज़्म है हर इंसान बराबर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसाफिर को क्या खिलाया था? आंसर है जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर उन्होंने खिलाया था। सबा गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गई थी? तो जवाब इसका आगरा ताजमहल देखने के लिए गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि नज़्म बसंत किसकी नज़्म है? किस शायर की लिखी हुई नज़्म है? तो आंसर है नज़ीर लुधियानवी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हर इंसान बराबर है नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है? चीनी, जापानी, रूसी, ईरानी, लंका, हिंदुस्तानी, पंजाबी, सिंधी, ये इन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है। यानी कहीं का भी रहने वाला इंसान है, हर इंसान जो है ये बराबर है। इस नज़्म से ये बात पता चलती है। उसके बाद सवाल है आगे कि हर इंसान बराबर है नज़्म में किन पेशों का नाम आया है? आंसर है भिखारी, मिल मालिक, दरबान, पटवारी, मिरासी, भंडारी, खेती करने वाला और सरदारी का नाम आया है। यानी कि कोई सा भी काम करता हो लेकिन इंसान जो है ये सब बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर इंसान बराबर है नज़्म में शायर ने किन ज़बानों का नाम लिया है? आंसर है पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिंदी ज़बानों का जिक्र किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा वतन हिंदुस्तान
इसका सही नाम है मेरा वतन हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान वतन नहीं, मेरा वतन हिंदुस्तान। नज़्म में शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? आंसर है एक वतन है, एक है हम, सब कौमें मिलकर बाहम दूर करें भारत का अलम, इसलिए शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान कहा। यहाँ पर सारे लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का जो दुख है, दर्द है, वो सब बांटते हैं। उसके बाद आगे है कि जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? आंसर इसका अंधेरे, परेशानी, मुसीबत में रोशनी बनना। ठीक है, यानी कि अगर अंधेरा है, जुल्मत यानी कि जुल्मत है, तो वहाँ पर एक उम्मीद की रोशनी लेकर आना। जहाँ पर आपको कोई किरण नज़र नहीं आ रही हो किसी भी सिलसिले में, तो वहाँ पर एक उम्मीद की रोशनी जगना। अगला क्वेश्चन है कि शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? आंसर है क्योंकि उल्फत का पैगाम है ये जो है नज़्म का एक मिसरा है। तो या क्योंकि हिंदुस्तान जो है इसलिए इनाम है क्योंकि यहाँ से उल्फत का, मोहब्बत का पैगाम जो है वो दूसरों को मिलता है, पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? आंसर है सब कौमें मिलकर बाहम एक दूसरे का अलम दूर कर सकती हैं, यानी एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, समझना एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया जब दाना लाने गई तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? आंसर है किसान और उसके बेटे को चिड़िया के बच्चों ने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? इसका आंसर होगा देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए, इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे, चलो बेटा हम उनसे कह दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? आंसर है क्योंकि उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर से यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन कि चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? आंसर है चिड़िया ने समझाया कि डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? आंसर है अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे, चलो बेटा हम उनसे कह दें। यानी कि आखिर कोई भी जो है उनका गेहूं नहीं काटता है और आखिर में जाकर वही दोनों जो है वो गेहूं काटते हैं। इसका मतलब ये है कि अपना काम खुद करना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था? तो सिनकोना पेड़ के गिरने की वजह से। गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया? मुसाफिर ने वहाँ जाकर देखा कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी भी मैसर नहीं, बस उसका जी बैठ गया और दिल टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? आंसर है बुजुर्ग ने मुसाफिर की सारी बप्ता सुनी, यानी कि जो भी उसकी आप बीती थी, दुख था, वो उसने सुना। फिर खामोशी से उठकर एक घर की तरफ चला गया। ज़रा देर के बाद लौट कर आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी। उसने मुसाफिर के सामने दस्तरखान बिछा दिया। ये खाना जौ की रोटी से बहुत बेहतर था। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई? जब उसे ये मालूम हुआ कि जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाली ये बुजुर्ग कोई और नहीं, उनके खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यानी कि खिलाफत जो है वो आजिज़ी से की जा सकती है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी खलीफा है या जो भी रियाया उस पर भरोसा करती है तो उसको भी रियाया के लिए काम करना चाहिए, उनकी दुख दर्द को समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? जवाब है आगरा सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया था? आंसर है शाहजहां ने उसे अपनी
बेगम जो उनकी बीवी थी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही है। आंसर है ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि ये कोटेशन किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस खत में ताजमहल की कौन सी खूबियां बयान की गई हैं। यानी कि ये खत जो है वो लिखा गया था कि आज जो छुट्टियों में कहाँ घूमने के लिए गई। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आंसर है इसका सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। इस रास्ते के दरमियान हौज में कई फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब सर के पेड़ हैं। ताजमहल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पिचकारी की हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असली इमारत के नीचे शाहजहां मुमताज़ महल की कब्रें हैं। उसके बाद है और ये भी बताया जाता है, कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। यानी कि चांदनी रात में और भी ज़्यादा ताजमहल जो है वो खूबसूरत नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस खत में ताजमहल के अलावा और किन मकामात की सैर का जिक्र है। आंसर है फतेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं। आपको जो है वो एक बार थियरी भी पढ़नी चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चन आपको आए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो आपको समझ में आए कि हाँ ये चैप्टर का ये आंसर है और जो है वो आप नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं। तो बसंत गंगा पे बहार लेकर आई है, बहार का मौसम आ गया है, इस वजह से जो है सरसों के फूल हर तरफ खिले हुए हैं। इससे पता चला कि बसंत के मौसम में जो है वो सरसों के फूल खिलते हैं। उसके बाद है जाड़ा खत्म होने के बाद बहार बसंत का मौसम आता है। बसंत किस मौसम के बाद आता है। तो जाड़ा खत्म होने के बाद जो है वो बसंत का मौसम आता है। अगला क्वेश्चन है मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है। तो इसका आंसर होगा उदासी खत्म हो जाती है और शाद होने के बसंती लिबास पहनते हैं। यानी कि शाद हो के यानी खुश हो के सब जो है वो बसंती लिबास पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है। आंसर है मोहब्बत का हक अदा करना, मोहब्बत का इनाम दूसरों को देना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुंचाया। आंसर है तोते ने कहा कि मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट-घुट कर मर जाऊंगा। वो एक कहानी है जिसमें जो तोता रहता है वो एक अपने जंगल में वापस जाने के लिए वो क्या करता है और जब वो अपना दुख सुनाता है तो राजा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसको जो है वो छोड़ देता है। छोड़ता नहीं है, वो गिरता है और गिर के ऐसे वो शो करता है कि वो मर चुका है और उसके बाद से वो उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोते पर क्या असर हुआ था। जवाब है कि तोते का बुरा हाल हो गया, वो थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर क्यों रंजीदा हुआ। जवाब है कि उसको अपनी कही हुई बात पर अफसोस हुआ। उसके दूसरे तोते की मरने की खबर पिंजरे में मौजूद तोते को सुनाई, जिसकी वजह से वो कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो थियरी तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौदागर से तोते ने किस तरह आज़ादी हासिल की। आंसर है तोते ने बताया कि मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी मर्जी से ज़िंदगी के चटखारे और मज़े भुला दे और अपने को मुर्दे की तरह
बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़बान के मुतालिक सौदागर ने क्या बात कही। आंसर है कि उसने कहा कि हाय मैंने एक ऐसी गलती की, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज होती। यानी कि ज़बान के बारे में ये है कि इंसान को पता नहीं रहता है और वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। वो सुनकर वो अपने पास रख सकता था लेकिन वो बोल देता है जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचती है। तो वही जब उसने एक तोते का पैगाम दूसरे तोते को जाकर सुनाया तो दूसरा तोता जो था वो दुख की वजह से थरथराया और गिर के मर गया। तो इस बात पर जो होता है सौदागर, उसको अफसोस होता है कि मैंने क्यों कह दिया। तो ज़ुबान के बारे में वही सौदागर कह रहा है कि हाय मैंने एक ऐसी गलती की, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता। इंसान की ज़बान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है, जो है कभी इसमें आग लगाती है। ये ज़बान जो चाहे कर दे, अफसोस हज़ार अफसोस। ठीक है, वो सौदागर जो है वो अफसोस करता है ज़बान के बारे में, बताता है इसकी ज़बान कभी कभी ऐसा है कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा देती है। यानी कभी वो घर खुद बनाता है और इंसान, और कभी उसी घर को वो आग लगा देता है। यानी कि ज़बान जो है वो इतनी ख़राब चीज़ है, ख़राब और अच्छी दोनों चीज़ें, लेकिन एहतियात के बारे में बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसे तेल का इस्तेमाल किया जाता है जो कोल तार से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर सड़कें सयाह क्यों दिखाई देती हैं। आंसर है कोल तार से बनी हुई होने की वजह से, क्योंकि वो काला होता है। उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल तार से कौन कौन सी चीज़ बनती है। आंसर है सड़कें, खुशबूदार तेल, कपड़े मारने वाली सफ़ेद गोलियाँ, रोशनाई, रंग, सेंट और परफ्यूम, मसूड़े पर लगाने वाली दवा, मरहम, स्क्रीन, बेकालाइट से चश्मे के फ्रेम, ग्रामोफोन रिकॉर्ड वगैरह जो है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोल तार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आंसर है कपड़े, रिबन, जूते और मिठाइयाँ वगैरह जो है उसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है। आंसर है पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है, पानी से सब है ज़िंदा, पानी सबको ज़रूरी है। ये नज़्म है और नज़्म में पानी के बारे में बताया गया है कि पानी क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी से दुनिया हरी भरी रहती है और सब पीकर ज़िंदा रहते हैं और सबको ज़रूरी है। पानी इंसान की किन ज़रूरतों को पूरा करता है। आंसर है दुनिया हरी भरी होती है, इंसान और परिंदे, चौपाए, मछली सबके लिए ज़रूरी है। तन में तंदुरुस्ती रहती है, सुस्ती दूर हो जाती है। इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए? क्वेश्चन है। आंसर है साफ पानी पीना चाहिए। पानी कहाँ से मिलता है? पानी दरिया से मिलता है। नदी को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? आंसर है इसका नदी को साफ रखने से पानी साफ रहता है। पानी को पीने और गुस्ल करते, पानी को पीते भी हैं और गुस्ल करते हैं, यानी कि नहाते हैं। अगला क्वेश्चन है चांद बीबी कहाँ पैदा हुई? तो 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। चांद बीबी कौन कौन सी ज़बानें जानती थी? ये चैप्टर SCRT की सिलेबस में भी है और जहाँ से स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार का, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबी, फ़ारसी और मराठी ज़बानें जो हैं, ये ऊपर का आंसर है कि चांद बीबी जो है वो अरबी, फ़ारसी, मराठी ज़बानें जानती थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने क्या क्या सीखा। आंसर है अरबी, फ़ारसी की अच्छी तालीम, मराठी ज़बान सीख ली, तीरंदाजी, घुड़सवारी, गाने, सितार बजाने, तस्वीरें बनाने और शिकार खेलने का भी उनको शौक़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीबी के वालिद का नाम क्या था। आंसर है कि हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे, यानी कि हुसैन निज़ाम शाह उनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर के लोग चांद बीबी की इज्जत क्यों करते थे। आंसर है वो सल्तनत के कामों में अपने शौहर बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह का हाथ बटाती थी। वहाँ के लोगों से उनकी ज़बान कन्नड़ में बातें करती, उनके दुख दर्द में शरीक होती, इसलिए बीजापुर के लोग उन्हें दिल से चाहते और उनकी बहुत इज्जत करते थे। अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी ने
रियाए की भलाई के लिए क्या क्या काम किए? आंसर है कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। चांद बीबी को किसने और क्यों कत्ल किया? तो आंसर है इसका अहमदनगर के चंद सरदारों ने यह अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुगलों से मिल गई हैं। फिर लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह अली आदिल शाह का इंतकाल कब हुआ? तो 1580 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौहर के इंतकाल के बाद चांद बीबी ने तख्त पर किसको बिठाया था? आंसर है अपने शौहर के कमसिन भतीजे को, और ख़ुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद बीबी बीजापुर से कहाँ चली गई थी? आंसर है अहमदनगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी की शहादत के बाद अहमदनगर पर किसका कब्जा हुआ? आंसर है अहमदनगर पर मुग़लों का कब्जा हो गया था। उसके बाद है दिन और रात में किस बात पर नोक झोंक होती थी? यानी कि दिन और रात होती है तो दिन को कहती है कि मेरी वजह से ये चीज़ें हैं, और दिन है वो रात से। तो कौन आगे चलता है और कौन पीछे आता है? यानी दिन और रात में यही बात होती है कि कौन आगे चलता है और कौन पीछे जो आता है, इसी बात पे उनको नोक झोंक होती है। उसके बाद है कि दिन और रात सूरज के पास क्यों गए? आंसर है इसका ये पूछने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन अच्छा है कौन बुरा। ये पूछने के लिए दिन और रात सूरज के पास गए थे। सूरज ने दिन और रात को किस तरह मुतमईन किया? सूरज ने कहा कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। दोनों एक दूसरे के आगे भी हैं और पीछे भी। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है और सर्दी के ज़माने में रात बड़ी होती है। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी। लोग दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। काम के बाद आराम ज़रूरी है, इसलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं। सूरज सामने रहता है तो दिन छिप जाता है तो रात हो जाती है। ये बात कहकर जो है वो सूरज ने दिन और रात को समझाया था। अगला क्वेश्चन है कि कलम के रुतबे को क्यों समझना चाहिए? आंसर है क्योंकि कलम की शान बड़ी है। इससे इल्म हासिल करके बड़े बड़े काम करके लोग ऊंचा मकाम हासिल करते हैं। इसलिए कलम के रुतबे को समझना चाहिए कि कलम जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्या क्या काम लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कलम की शान को किस तरह समझा जा सकता है? कलम की कद्र करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का क्या काम है? आंसर है ऊंचा मकाम दिलवाना, शाहों से मिलवाना। कलम से दूर रहकर रोने का क्या मतलब है? आंसर है बहुत पछताना, इल्म से महरूम होना। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी जान पहचान हिस्सा 2 में उसके MCQs पूरी बुक के जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए और दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, यहाँ अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।